हम हैं GDMS स्कूल के प्राइमरी ब्लॉक में और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ इन वॉल्स पे बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत तस्वीरें हैं। और अब हमें समझ आता है कि क्यों बच्चे स्कूलों के प्रति आजकल आकर्षित होते हैं, घर पे रुकना नहीं चाहते, स्कूल आना चाहते हैं। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं और बच्चे काफ़ी आकर्षित होते हैं इन तस्वीरों के प्रति। और साथ ही पढ़ाई लिखाई और जो यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे हमारी सारी दशभुजाएं हैं जो GDMS स्कूल में कार्यरत हैं, तो वो उनकी पढ़ाने की पद्धति वो भी बच्चों को आकर्षित करती हैं। जानेंगे विजुअल कम्युनिकेशन का क्या महत्व है पढ़ाई लिखाई में। तो और में कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे छोटी की मात्रा में द में छोटी की मात्रा दी ना गिन, देखिए दी ना गिन है ना। आज की पूरी दुनिया, पूरा जगत जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी और AI के मामले में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी आगामी पीढ़ी को इस काबिल बनाएं कि वो इस जगत के साथ ताल मिलाकर और अपने क्षमताओं को प्रकाशित कर सके। और इसी प्रयास में उनके साथ है ये GDMS स्कूल जो मिडिल पॉइंट में स्थित है, और उन्होंने इस पूरे स्कूल को डिजिटलाइज किया है, जहां आप देख सकते हैं कितने इंटरेस्ट से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अक्षर की अनार दाढ़िन भी कहलाता, आम चूस कर बच्चा खाता, इमली तो खट्टी होती है, एक सदा मीठी होती है, उल्लू रात में जगते रहते, ऊँटना जल तल में रहते, दुनिया का रवन कराते, रीतो संस्कृत में ही पाते, का संस्कृत में ही होता, का कुछ ना पता न चलता, मेरी में कांटा चुप जाता, है कानों पर चढ़ जाता, और में कुत्ते हैं नाच, और चली करती हो जलास। हमारे साथ हैं GDMS स्कूल के प्रधानाचार्य जिन्होंने ये पहल ली है। और आप देख रहे हैं ये जो स्कूल है ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है। जैसे कि माँ बाप हमेशा सोचते हैं कि बच्चों को हम सरकारी स्कूल में डालें या ना डालें, एक प्रश्न रहता है। तो इस सरकारी स्कूल को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग में सरकारी स्कूल को लेकर ऐसी भावना होगी, क्योंकि ये कोई प्राइवेट स्कूल और उसके फैसिलिटीज़ से कम नहीं देता है बच्चों को। तो सर आपसे जानना चाहेंगे ऐसी क्या और फैसिलिटीज़ है जो आपने यहाँ पे प्रदान की है बच्चों को? सबसे पहले सबों को नमस्कार। मैं अभी यहाँ पे 3 मार्च 2024 को यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद में मुझे लगा है कि ये स्कूल एक टाइम में बहुत जाना माना स्कूल था। अभी वो गुमनाम हो गया था नाम, तो वो नाम को वापस लेके आने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। अभी सभी क्लासों में अभी सब टीवी लग गया है, पूरा 13 का 13 क्लास आपका फुल्ली डिजिटल हो गया है। और हमने स्टाफ रूम में भी यहाँ पे टीवी लगाया कि टीचर, लेडीज़ टीचर स्पेशली, और वहाँ पे अपना माइंड फ्रेश करके फिर अपने क्लास में आगे पढ़ाई के लिए जाएं। तो मैं अभी करीब करीब 1 साल होने वाला हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये प्रयास करता हूँ कि अंडमान का सभी स्कूल भी हम लोग से कुछ सीखें, और इस तरह का प्रयास, ये जो जितना भी टीवी लगाए हैं ये सब हमारा टीचर्स का देन है।
कोई बाहर का कोई आदमी नहीं दिया है। तो ये सब पूरा टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, साथ में मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है और जो भी किया है सब बच्चों का वेलफेयर के लिए किया है। जैसा कि आप एनुअल डे देख चुके हैं, हमने बहुत बढ़िया एनुअल डे करवाया और स्पोर्ट्स कराया। यहाँ पे सब प्रकार की जो प्राइवेट स्कूल में जो भी होता है उस तरह का सब हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोल रहे थे कि महिला टीचर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है और उनके फैसिलिटीज़ के लिए भी आपने सोचा है, तो कितने महिला टीचर्स हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में नियर अबाउट 16 महिला टीचर हैं, 5 जेंट्स हैं। इसको लेके मैं स्कूल चला रहा हूँ और इसमें हमारा डीओ सर, हमारे एसआई के प्रिंसिपल जो संगीता मैडम और हमारे डायरेक्टर साहब का मेन योगदान है, क्योंकि वो जब भी हम लोग यहाँ पे उनको बुलाते हैं तो आते हैं। बीच में आपका चेस का इनाग्रेशन यहीं पे हुआ था और उसके बीच में और भी बहुत सारे प्रोग्राम, यहाँ पे स्काउट का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे डायरेक्टर सर आए और तो वो उनसे प्रेरित होकर ही मैं ये सब आगे करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने जैसे कि कहा 16 महिला टीचर्स हैं और केवल 5 जो हैं वो हमारे मेल टीचर्स हैं, तो बिल्कुल 3:1 का एक रेशियो है। मतलब इतने ज़्यादा महिलाएं हैं, तो आप एक तरह से कह सकते हैं पूरा स्कूल ज़्यादातर महिलाएं ही चला रही हैं। आपके मार्गदर्शन में सारी महिलाएं जो हैं पूरे स्कूल को अच्छी तरह से लेकर आगे बढ़ रही हैं। ज़रूर मैडम, आपने सही कहा, क्योंकि आज हमारे जैसे हमारा प्रेसिडेंट हमारा द्रौपदी मुर्मू है, वो भी पूरे देश को चला रही है। तो महिलाओं का मेन योगदान बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा नागरिक बनाना। मेरा मेन उद्देश्य है बच्चे पढ़े लिखे इस स्कूल में आए और एक अच्छा नागरिक बन के यहाँ से निकले। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो भी शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को सक्षम कर रही हैं, एक अच्छा नागरिक बनाने में उनकी मदद कर रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ की जो भी महिलाएं शिक्षिकाएं हैं उनसे हम मिलते हैं और देखते हैं कि वे हमें क्या बताती हैं। तो यहाँ पे शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं, वो GDMS स्कूल में कार्यरत हैं। मैं इनमें से आपसे मैम पूछना चाहती हूँ कि ये जो विजुअल्स हैं, विजुअल कम्युनिकेशन है, इनमें बच्चों को क्या मदद मिलती है एजुकेशन के फील्ड में? नमस्कार मैडम, मेरा नाम समुद्रमा है, मैं एक PPT हूँ। ये विजुअल के थ्रू बच्चे लोग बहुत जल्दी से ईजी से सीख जाते हैं। देख देख के उन लोग को बहुत याद रहता है और वो बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं कि ये क्या है और इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे इसे देख देख के और सीख के। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस स्कूल में कब से कार्यरत हैं? 2012 से। 2012 से, मतलब पूरे 13 साल हो गए आपको स्कूल में। तो कैसा अनुभव रहा यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे, क्योंकि मैं छोटे बच्चे लोग को पढ़ाती हूँ। छोटे बच्चे बहुत ही मज़ेदार होते हैं, उनके साथ खेल खेल में पढ़ाना, बच्चों के साथ एनी टाइम स्पेंड करना, एकदम बच्चों को बहुत खुशी मिलती है यहाँ के। अभी तो बहुत स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है यहाँ पे आके, स्कूल में बहुत बच्चे आते हैं अभी और हमारा तो पूरा एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग होता है। थैंक यू। तो जैसे मैम ने कहा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो एक्टिविटीज़ में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा आकर्षित हो पढ़ाई लिखाई के मामले में? एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हम प्ले वे मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें बच्चे खेल खेल के साथ में खेलते हुए सीखते हैं और उनका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। मतलब कि बच्चे बोर नहीं होते हैं। जो यूजुअल क्लासरूम हमारा जो होता है कि जहाँ पे लेक्चर मेथड हो जाता है कि टीचर बोल रही है, बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराएं। खेल कूद के माध्यम से पपेट शोज़ करवाते हैं हम और खिलौनों के माध्यम से, और बच्चे क्लास में जो है एक ग्रुप फॉर्म करके जो है क्विज़ के द्वारा पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है हम बच्चों को बहुत ही ईज़िली, जिसमें कि हमारा भी वर्कलोड कम हो जाता है, साथ में बच्चे भी बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं। और ऐसे टेंडर एज में बच्चों के अंदर अगर आप ऐसे सॉफ्ट स्किल्स पैदा कर सकते हैं, जैसे कि टीम वर्क हो गया और फिर कंसंट्रेशन हो गया, ये सारा इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा बच्चों में जल्दी डेवलप होता है। तो ये बहुत ही सराहनीय है कि यहाँ में बच्चों को सिखाने की जो पद्धति है वो काफ़ी अलग है अभी के काफ़ी सारे स्कूल से, और बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं पढ़ाई लिखाई में। मैम आपका नाम और आप कब से इस स्कूल में पढ़ा रही हैं? मेरा नाम निशा नाजनीन है और मैं एक PhD हूँ
मेरी ट्रांसफ़र अभी नवंबर में ही हुई है, नवंबर 2024 में। तो मुझे यहाँ आए हुए कुछ 4 महीने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इसके पहले जिस स्कूल में मैं थी तो वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी कम था। तो यहाँ बच्चे बहुत हैं और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं सीखने के लिए, और हमें पूरा तरह से कोऑपरेशन मिलता है बच्चों के द्वारा। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लर्निंग करवाते हैं, और साथ ही और क्या ऐसे मेथड्स हैं जो स्कूल में अडॉप्ट किया गया है? मैम, यहाँ पे तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ होते हैं। एक्टिविटी रोल प्ले, फिर खेल खेल में, फिर बच्चों को हाथ में कुछ भी मतलब सराउंडिंग अवेलेबल चीज़ से प्ले वे मेथड में बच्चों को सिखाते हैं। जैसे मैथ्स सिखाते हैं, फिर इंग्लिश में भी हम लोग क्लास में अवेलेबल जो चीज़ जैसे वॉल में जो है वॉल में हैंगिंग, उसको दिखा के कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, और इस तरह बच्चे लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और हम बोलेंगे इस तरह करके बहुत इंटरेस्टिंग से बच्चे आगे आते हैं। जो बच्चा वीक है वो भी आगे आते हैं कि अगर बोल सके नहीं सके भी कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा मतलब अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, और हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं बच्चे को, और आगे आते हैं तो वो बच्चा आस्ते आस्ते ठीक भी हो जाता है, अच्छे से सीख लेते हैं। बच्चे को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो वो कोशिश करता है कि वो और बेहतर बने। तो मैम इसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप किए जाते हैं प्ले मेथड से और स्मार्ट क्लास के मेथड से, तो उसमें से और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है और इस टेंडर एज में और वो डेवलप कर लेता है अपने अंदर? तो बच्चे जब खुद एक्टिविटी करता है लर्निंग बाय डूइंग मेथड से, तो बच्चे अपने आप एक स्किल डेवलप कर लेता है कि वो डिपेंडेंट नहीं रहा। वो कुछ भी एक्टिविटीज़ है वो अपना स्किल अपने जो भी उनके सेंस ऑर्गन से वो यूज़ करता है उसे, और खुद ही वो जो प्रॉब्लम्स है उसको खुद सॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो वो एबिलिटी जो है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, थिंकिंग, रीजनिंग स्किल, वो सब ऑटोमेटिकली डेवलप होता है जब वो प्ले वे मेथड, डिस्कशन मेथड हो गया, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स हो गया। और हमारे स्कूल में जैसे कि आपको पता है, हमारे स्कूल में अभी फुल्ली डिजिटलाइजेशन हो गया। सारे क्लासेस में टीवी लग चुका है, तो ऑडियो विजुअल थ्रू जब बच्चे पढ़ते हैं तो चिल्ड्रन कैन दमसेल्व्स रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ द वर्क, पता चल जाता है कि वो क्या है, कि हमको बताने की भी ज़रूरत, क्योंकि आजकल के बच्चे ऑलरेडी उनको सब कुछ नॉलेज ऑलरेडी है, बस हमको उनका नॉलेज को बाहर निकालना है। तो थोड़ा सा बूस्टअप कर लेते हैं तो बच्चे एक्टिविटी से मिंगल लर्निंग बाय डूइंग मेथड से वो बच्चे अपना काम करके अपने खुद स्किल को डेवलप, मतलब उनका जो स्किल है वो और भी निखर के आता है। मैम आपका नाम जानना चाहूँ? मेरा नाम वीना है। और आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं बच्चों के? मैं इंग्लिश लेती हूँ अभी फ़िलहाल, और ईवीएस लेती हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा ईवीएस वगैरह से थोड़ा सा दूर भागते हैं, लेकिन जब आप ऐसे विजुअली उनको समझाते हैं तो शायद इंटरेस्ट लेते होंगे। जी ज़रूर, क्योंकि मैंने पढ़ाया था ईवीएस में मेकिंग थिंग्स, उसे पॉटर्स का लाइफ था। तो व्हेन आई से वर्बली, जब मैं बोलती हूँ पॉटर्स का क्ले पॉट्स कैसे बनता है, प्रोसेस बताती हूँ, तो दे कैन ओनली इमेजिन, हाँ ये पॉट है, ये क्ले पॉट है, ऐसे मैंने बोल दिया, स्टोन व्हील में रख कैसे घुमाते हैं। तो व्हेन आई शो दैम ऑन टीवी, जब मैं उनको ऑडियो विजुअली दिखा दिया तो उन लोग तो एक्साइटेड हो गए, मैम ये है ऐसा, उनको खुद पता है मेथड, इसको ऐसा गीला करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो उनको दे नो ऑलरेडी एवरीथिंग। बस उनको एक ज़रिया हम दिखा देते तो ऑडियो विजुअल एड्स की तरह उसके जो अंदर जो ऑलरेडी नॉलेज स्टोर है वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है। तो हमें भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बच्चे और उनके साथ जो बाकी बच्चे भी हैं सब इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, और खुद ही मतलब क्लासेस टू टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जी बिल्कुल, ये हमें आप सबके चेहरे पे दिख रहा है कि आप सभी जो यहाँ पे खिले खिले चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि यू एन्जॉय योर वर्क, और इसका रीज़न ये भी है कि आप प्राइमरी ब्लॉक में हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का जो भी वो बात करते हैं, जिस तरह से वो खेलते हैं, उनके साथ आप मिंगल होके जब रहते हैं तो वो थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो मैम आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपका नाम? मेरा नाम रशीना बीबी है। जी, आप कितने सालों से स्कूल में काम कर रहे हैं? मैंने अभी लास्ट नवंबर में ही ज्वाइन किया है स्कूल।
जी। तो मैम यहाँ के जो बच्चे हैं आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या अलग है दूसरे स्कूल से, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ शायद अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, मे बी इन फ्यूचर शुरू होंगी, लेकिन उनका एक तो डिफरेंस आपको पता चलता होगा कि इस स्कूल में और उस स्कूल के बच्चों में क्या डिफरेंस है? मेरा अभी 10 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं पिछले 10 साल से इंटर आइलैंड पे ही जॉब करती थी, तो मेरा पोस्टिंग वहीं पे था। तो अभी फ़िलहाल पोर्ट ब्लेयर पे मैं अभी नवंबर पे ही मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ है, तो बहुत डिफरेंस है। बच्चों को यहाँ पे बहुत एक्सपोजर मिलता है, और GDMS स्कूल जैसे स्कूल में डिजिटलाइज है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ही मतलब गांव से आते हैं, तो उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। यहाँ पे बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, तो यहाँ से वहाँ के बच्चों में मतलब बहुत डिफरेंस देखा है मैंने। तो इस स्कूल ने एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी सभी स्कूलों के लिए कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, किस तरह से उनमें इन्वॉल्वमेंट लाया जाए, किस तरह से उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए। तो सभी सारे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं एक बच्चे में, किस तरह से इस छोटे एज में वो डेवलप किया जाए, इस स्कूल ने वो पहल ली है। और आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने स्कूल में इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। तो ये रंगोली बनाई गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नारी को दर्शाया गया है जिनके कई हाथ हैं और वो कई चीज़ों को एक साथ कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी मैम से कि मैम ये जो रंगोली बनाई गई है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है और यही क्यों आपने चुना, इस चीज़ को बनाने का क्यों सोचा? नमस्कार, मैं लक्ष्मी बाई। ये हम सभी जानते हैं, नारी अगर शिक्षित है तो परिवार भी शिक्षित होता है। नारी सशक्त है तो अपने परिवार को मजबूत बनाती है, समाज को मजबूत बनाती है, इससे पूरा देश मजबूत बनता है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर विषय में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण के अनुसार एक ऐसा माहौल तैयार करना कि नारी को हर क्षेत्र में अवसर देना, उनको शिक्षित करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके और एक मजबूत सशक्त महिला बनकर अपने परिवार का सेवा कर सके, अपने देश की सेवा कर सके। और मैं महिला सशक्तिकरण की शुरुआत क्यों हुई, जो महिला की जो स्थिति थी पहले, भारत आज़ाद होने से पहले, उसके बाद एक रूढ़िवादी सोच, उनको परिवार में बांध कर रखा जाता था, उनको शिक्षित नहीं किया जाता था, उनको आत्मनिर्भर होने का अवसर नहीं दिया जाता था। यही स्थिति देखते हुए महिला सशक्तिकरण की शुरुआत हुई और उसके लिए भारत सरकार कई तरह की नीतियाँ, योजनाएं बनाए ताकि हर क्षेत्र में वो अपना आत्मनिर्भर होने का अवसर उनको मिले, वो शिक्षित हो, आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार का पालन पोषण करे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। आज की नारी सशक्त नारी है, आज की नारी शिक्षित हो रही है, हर क्षेत्र में अपना क्षमता, अपनी शक्ति, अपने कौशल, अपने विवेक से हर बड़े से बड़े पद पर कार्यरत है और अपने स्वयं को अवसर देने के बाद, उनको जब अवसर दिया गया है, वो सारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कामयाब होकर यह सिद्ध कर दी है कि महिला असंभव कार्य को संभव कर सकती है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, मैं नारी हूँ, सशक्त नारी हूँ, मैं अंधकार की वो जुगनू हूँ जो अंधेरे में रहकर अपनी राह खुद बना लेती हूँ। जय हिंद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इनका वो लाइन जो है वो सच में इतना स्ट्राइकिंग था। महिला एक जुगनू की तरह होती है जिसे चाहे आप अंधकार में छोड़ दें लेकिन वो अपनी राह ज़रूर ढूंढ लेती है। तो यही नारी है और यही नारी सशक्तिकरण है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मैम हैं, निशा मैम हैं, जो स्वरचित कविताएं लिखती हैं। हम मैम से पूछना चाहेंगे, मैम क्या हम आपकी एक ऐसी कविता सुन सकते हैं? ये कविता जो है एक कहानी को दर्शा रहा है
एक लड़की, एक बच्ची इस दुनिया में आने से पहले उसके क्या सपने होते हैं और इस दुनिया में आने के बाद उसके साथ जो भेदभाव होता है उससे वो किस तरह से टूट जाती है, और वो इतना ज़्यादा टूट जाती है कि उसे फिर इस संसार जो है अपना नहीं लगता है। तो इसको जो है मैंने कुछ शब्दों में इसको उतारा है, तो वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। लो ये सफ़र शुरू हो गया और ये जहाँ मेरा हो गया। खेलूँगी 9 महीने तेरी कोख में और देखूँगी इस जहाँ को तेरी आँखों से। पर ये क्या, मुझसे क्यों मुँह फेरा जा रहा है और वापस मुझे क्यों भेजा जा रहा है। कोई गलती हुई हो तो टोक ले माँ, वापस जाने से मुझे रोक ले माँ। तेरे संग चल रही है मेरी भी सांसें, उन सांसों से मुझे जुदा न कर माँ। तेरे संग चल रही है मेरी भी सांसें, उन सांसों से मुझे जुदा न कर माँ। मैं तो तेरा ही अंश हूँ, ऐसे मुझसे मुँह फेर न माँ। वापस जाने से मुझे रोक ले माँ। न जाने कौन सा करम हुआ, आखिर मेरा भी जन्म हुआ। आंखें खुली तो देखा तुझे है माँ, मेरी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर है तू माँ। सबको गले लगाना चाहती हूँ अब, हंसना खेलना घुलना मिलना चाहती हूँ अब। पर मेरी मौजूदगी से क्यों कोई खुश नहीं, क्या मैं तेरे बगिया का फूल नहीं। समय कुछ और बीतने लगा, न जाने क्यों कोई नहीं लग रहा है सगा। फिर हुई एक नए मेहमान की तैयारी, हर तरफ गूंजी खुशियों की किलकारी। आखिर वो दिन भी आया जब मेरा छोटा भाई आया, साथ में घर में खुशियाँ लाया। माँ बाबा के चेहरे खिल उठे, सालों से बुझे दिए जल उठे। आखिर घर का चिराग आया है, नई उमंग और तरंग साथ लाया है। मैं तो बन गई हूँ अब दीदी बड़ी, थामने भाई का हाथ हर पल खड़ी। भूलने लगी थी अपनी आप बीती, भाई के संग थी अब हर पल में जीती। पर इस सब के बीच ये एहसास हुआ, घर का चिराग तो हमेशा से भाई ही रहा। शामिल तो मुझे किसी ने कहीं ना किया, न जाने किस गलती की सज़ा पे मुझे खुद से हमेशा जुदा किया। साथ होते हुए भी परिवार का हिस्सा न थी, मेरे अपनों के बीच मैं अब तक एक अनजान किस्सा ही थी। घुटने लगी थी अंदर ही अंदर, कहती कुछ न थी, एक अलग दुनिया मेरे अंदर ही बनने लगी थी। फिर सोचा क्यों ना मांगूं अपने हिस्से का प्यार मैं, आखिर परिवार का हिस्सा ही तो हूँ मैं। बता दिया साफ शब्दों में माँ बाबा ने, तू नहीं है शामिल हमारी कामयाबी में। बोझ है तू जिसे उतार न सके हम, हो सके तो अब और न कर उदास हमें। सुनकर हताश हुई, रोई गिड़गिड़ाई मैं, मेरे दर्द को कोई न समझ पाया, उनके लिए तो हमेशा से थी पराई मैं। ढूंढने जब निकल पड़ी अपने वजूद को, नीलरज उल्टा की उपाधि से किया समाज ने सम्मानित मुझे। अब मन भरने लगा है, शायद जोड़ा बदलने का वक्त हो चला है। आखिर मैं सबके लिए पराई हुई, कफन ओढ़ वापस जाने की तैयारी हुई। कह दिया अब ना रोक मुझे तू माँ, अब जाने दे बस वापस जाने दे माँ। सफ़र जो शुरू हुआ था अब ख़त्म हुआ माँ, अब ना कभी खेलूँगी तेरी बगिया का फूल बनकर मैं माँ। वापस जाने दे मुझे माँ। कि किस तरह से नारियों के ऊपर प्रताड़ना और किस तरह से उनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है कई सालों से, और हम सभी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम साइलेंट हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे पहले, लेकिन अब का जो दौर है उस दौर में नारी भी बोल रही है, वो सशक्त बन रही है और वो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम दशभुजा, जहां नारी अपने 10 भुजाओं से सभी चीज़ों को संभालती हैं, सभी चीज़ों को करती हैं, अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आपका ये कंपोजिशन था। और जिस तरह से आपने नारी के ऊपर की गई इतने सालों से जो यातनाएं हो रही हैं उसके ऊपर, उसके बारे में लिखा, ये सचमुच कहीं ना कहीं सत्य है, आज भी सत्य है। हम चाहते हैं ये सत्य झुटलाया जाए और कभी ना कभी नारी को भी बराबर का अधिकार मिले। मैम आपने भी स्वरचित कविताएं लिखी हैं अभी, तो आप क्या सुना रही हैं? जी मैम, मैंने भी एक कविता लिखा है। तो मैम मेरी कविता का शीर्षक है यूँ दब के घुट के कब तक रहोगी। तो ये कविता ये है, यूँ दब के घुट के कब तक रहोगी, यूँ दब के घुट के कब तक रहोगी। अब खुद को तुम्हें जगाना है, अपनी पहचान बना के तुमको अपने मकाम तक जाना है। अपनी पहचान बना के तुमको अपने मकाम तक जाना है, यूँ दब के घुट के कब तक रहोगी। दुर्बल और कमज़ोर नहीं तू,
दुर्बल और कमज़ोर नहीं तू, इसकी खुद को याद दिलाना है। पद्मावती और रानी झांसी के इतिहास को फिर से दोहराना है। पद्मावती और रानी झांसी के इतिहास को फिर से दोहराना है। यूँ दब के घुट के कब तक रहोगी। मैत्री बन के जग में अपना ज्ञान फैलाना है। मैत्री बन के जग में अपना ज्ञान फैलाना है। सरस्वती का रूप हो तुम, सबको ये समझाना है। सरस्वती का रूप हो तुम, सबको ये समझाना है। यूँ दब के घुट के कब तक रहोगी। पीछे छोड़ के हर बाधा को बस आगे बढ़ते जाना है। पीछे छोड़ के हर बाधा को बस आगे बढ़ते जाना है। द्रौपदी मुर्मू बनके अब तो तुमको अपना देश चलाना है। द्रौपदी मुर्मू बनके अब तो तुमको अपना देश चलाना है। यूँ दब के घुट के कब तक रहोगी। धन्यवाद। एक्सेलेंट। आप में से कोई और? जी, आपका नाम? श्रुति भट्टाचार्य जी। श्रुति भट्टाचार्य जी। और मेरे द्वारा एक स्वरचित कविता है जो कि मैं एज ए टीचर मैं हर लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ मेरी कविता के द्वारा। पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, हर सपने को पूरा करो। डर को पीछे छोड़ चुकी हो, डर को पीछे छोड़ चुकी हो, अब तुम खुद की दोस्त बनी हो। हवा से बातें करने दो, हवा से बातें करने दो, अपने उड़ान को ऊंची उड़ने दो। नर से कम नहीं हो तुम, ये मानो, अपने हुनर को खुद पहचानो। नारी को शिक्षा का अधिकार दो, उसके सारे सपनों को साकार करो। नारी ही जीवन है, नारी ही शक्ति है, उनके बिना संसार अधूरा है। मैम, आप भी कविताएं लिखती हैं, तो आप आज क्या सुना रही हैं हमें? मैं भी आज आपको नारी के विषय में ही 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। तो नारी को कहना भी आता है, सहना भी आता है, चुप रहना भी आता है, सपनों को खुद के पूरा करना भी आता है, हर मुश्किल को मुस्कान में छुपाना भी आता है, घर संसार को प्रेम से सजाना भी आता है, संघर्ष हो कितना भी आगे बढ़ जाना भी आता है। धन्यवाद। वाह वाह वाह। कि नारी जो है हर चीज़ में सक्षम है, उसे हर चीज़ करना आता है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि इस जो खूबसूरत सी लाइन्स हमने सुनी, उसके साथ हम आप सबका एक गाना सुने जो आप सभी गुनगुनाएंगे। तो आप सभी इस गाने में पार्ट लेंगे? जी, ओके। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कमजोर नहीं तो
जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। दीवारें ऊंची है, गलियां है कम, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव में जाने है सांसें बुलंद, चढ़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। देखो आज़ाद है जीना मुझे, देखो आज़ाद है रहना मुझे, देखो आज़ाद है जीना मुझे, देखो आज़ाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। देखो आज़ाद है कहना मुझे, देखो आज़ाद है रहना मुझे, देखो आज़ाद है कहना मुझे, देखो आज़ाद है रहना मुझे। छोटी किस्मत पर मरहम उमंग, लाज नहीं हूँ मैं जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आज़ाद है बहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है बहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है कम, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। देखो आज़ाद है जीना मुझे, देखो आज़ाद है रहना मुझे, देखो आज़ाद है जीना मुझे, देखो आज़ाद है रहना मुझे। इसके जो लाइंस थे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, यानी नारी चाहती है कि उसे बेखौफ जीने का अधिकार मिले, और जब वो बेखौफ होगी तभी वो अपने इस आज़ादी के साथ अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा पाएगी। तो अभी जो गाना हमने सुना, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, तो नारी को क्यों बेखौफ होना चाहिए? मतलब उसे कोई भी चीज़ डट कर बोलना चाहिए, कोई चीज़ डर कर दब कर नहीं रहना है। आज के जो आधुनिक जो महिला है, हमें अपने आवाज़ को ऊपर उठाकर बोलना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ना चाहिए, अपना आवाज़ के लिए खुद खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि डर कर दब कर घर में बैठ जाए। कोई भी चीज़ हमें अपना आज़ादी के लिए, अपना इसके लिए, लड़ाई के लिए आगे आना है हमें। तो इसी के ऊपर हम नारी शक्ति के ऊपर एक कविता बोलना चाहती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं जग जननी हूँ, दुनिया का मुझ पर डर नहीं, मैं झांसी की रानी हूँ।
सरस्वती लक्ष्मी शीतला मैं दुर्गा भी बन जाऊं, मन मोहिनी देवी सी मैं काली का रूप दिखलाऊं। मैं जज्बातों की डेर हूँ, मैं ममता की मूरत हूँ, रोक ना पाए कोई मुझको, मैं खुद में ही भरपूर हूँ। अपने अंदर की शक्ति मैं आज तुम्हें दिखलाऊंगी, बिना रुके बिना तके हर मंजिल को मैं पार कर जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। आपका नाम और आप कब से इस स्कूल में कार्य कर रही हैं? मेरा नाम पूर्णिमा विश्वास है। मैं नवंबर महीना से इस स्कूल में हूँ, 4 महीना हो गया। जी, तो इस स्कूल में जो भी आपके कलीग हैं और उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? और क्योंकि जहाँ पर भी नारी जाती है वहाँ अपना एक छोटा सा घर बसा लेती है ना? तो जब हम स्कूल में आते हैं, ज़्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ अपने कलीग्स के साथ, बच्चों के साथ? बच्चों के साथ और सभी टीचर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो नारी शक्ति के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगी? आपका क्या सोच है इसके विषय में? नारी शक्ति के ऊपर में मैं बोलना चाहूँगी कि नारी को हमेशा निडर होना चाहिए, हमेशा हर कार्यों को बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, कभी भी डरना नहीं। कुछ भी बात है, कुछ भी डर है तो खोल कर बोलना चाहिए, अपने शब्दों को व्यक्त करना चाहिए। तो आप क्या सुना रही हैं आज? नारी शक्ति को समर्पित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है, बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है, पर खोल कर हो आज़ाद, डर न आसमान से, कमर कस ले आज ही, लड़ना है अभी जहान से। यह बंदिशें यह बेड़ियाँ तुझे न रोक पाएगी, इरादों को शमशीर कर या खुद ही टूट जाएगी। सर झुकेते सर झुकेंगे फिर से तेरे सामने, मजाल कब किसी की तुझे झुका दे अपनी शान से। तूने तो इतिहास रचा है अब तक अपने काम से, बनी है बनती रहेंगी गाथाएं तेरी नाम से। तू किसी से कम नहीं आज बस ही जान ले, चीर के पलक को तूने ध्वज ऊंचा लहराया है, या वक्त फिर से आया है, या वक्त फिर से आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों ग्रुप्स में कौन कौन कंटेस्टेंट्स हैं? आपका नाम? श्रुति भट्टाचार्य जी। प्रोमिला दास। रशीना बीबी। ओके, तो आपके ग्रुप का क्या नाम है? लवली लेडीज़। लवली लेडीज़, वाओ, ये बहुत ही एप्ट नाम है आपके ग्रुप का, क्योंकि ऑल यू लेडीज़ आर रियली लवली। आपके ग्रुप में? मैं निशा नाजनीन हूँ। मैं आबिदा हनी। समुद्रम्मा। ओके, तो आपके ग्रुप का नाम क्या है? आज की नारी। आज की नारी। आज की नारी, लवली लेडीज़ और आज की नारी। चलिए, तो देखते हैं कौन से ग्रुप से हमें अपने फर्स्ट पोजीशन के लिए कंटेस्टेंट मिलता है। तो रेडी हैं आप सब? एट द काउंट ऑफ 3, 2, 1, ठीक है? चलिए, 3, 2, 1। आप सब, अरे वाह, हो गया। आज की नारी। सबसे पहले समुद्रम्मा मैम ने अपना पिरामिड तैयार किया। मैम, मतलब कैसे किया आपने? मुझे तो देखते साथ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, और मतलब 30 सेकंड का भी समय नहीं हुआ, आपने पिरामिड बना लिया। कैसे किया आपने? ये बहुत ही इजी था मेरे लिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ हमेशा करते रहती ना, ये सब होता था। तो इनको ये एडवांटेज था क्योंकि बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करती हैं। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। उसके बाद मैम आपने बनाया, तो आपने क्या इसमें टेक्निक और क्या ट्रिक लगाया कि आपका जल्दी बन गया? सुबह से 2-3 बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उस समय इनको लगता था कि मैं ही जीतूंगी, लेकिन यहाँ पे आ गए तो ये जीत गई। उसके बाद सेकंड मैं और थर्ड निशा मैडम। ओके, लेकिन निशा मैम का आपने पिरामिड तोड़ दिया। लेकिन लवली लेडीज़ भी पीछे नहीं है ना? लवली लेडीज़ ने भी काफ़ी कोशिश की, तो आप सभी के लिए ज़ोरदार ताली। यहाँ पर आपने देखा जो यहाँ की शिक्षिकाएं हैं वो इतनी जॉली है, इतनी लवली है,
और साथ ही साथ इनसे आप कुछ भी करा लीजिए, इनसे आप गेम खिलवा लीजिए, इनसे आप गाना गवा लीजिए, इनसे आप कविता बुलवा लीजिए, हर चीज़ में इनके पास जो है हर चीज़ को ये कर सकती हैं। तो यही है हमारी दशभुजाएं जो हर चीज़ में सक्षम है, हर चीज़ को कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा।